हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे ट्यूसडे न्यूज़पेपर 16 नवंबर 2021 के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, देखिए, सेंटर टू डिसबर्स जो 95,082 करोड़ जो है, इसको सैंक्शन किया गया है स्टेट के लिए। देखिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी खास करके हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि स्टेट्स को उनकी रिकवरी को लेकर के इस फंड को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। ये जानकारी देते हुए यहाँ पे कहा गया है। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है आर्टिकल के अंदर कि इन अ मोस्ट ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इस चीज को लेकर के हमें स्टेट को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करने की जरूरत है। तो इसी चीज को लेकर के उनके डेवलपमेंट के काम रुके ना, सस्टेनेबल तरीके से वो काम करते रहे, उस चीज को लेकर के इस तरीके की कैपिटल स्पेंडिंग हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई है। क्लियर? तो ये यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फंड जो फंड है ये स्टेट्स के लिए रिलीज किया गया है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है ताकि स्टेट्स जो हैं वो सही तरीके से क्या कर सके, रिकवरी कर सके, है ना। इकोनॉमी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ये जानकारी देते हुए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जानकारी दी गई है। क्लियर? इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहा गया है, तो देखिए, कल के दिन प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक डे को अनाउंस किया गया है जिसका नाम है 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा एवरी ईयर। ये ध्यान रखना है आपको, कल के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डे जो है इसको अनाउंस किया गया है और 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ट्राइबल प्राइड डे के नाम से इसको जाना जाएगा। क्लियर? अब ये क्यों किया गया है, और एक और चीज यहाँ पे देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में काफी ऐसे ट्राइबल मूवमेंट हमें देखने को मिले हैं, और उसमें भी सबसे जो बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिला तो वो झारखंड जो स्टेट आपको देखने को मिलेगा। झारखंड स्टेट के अंदर एक ट्राइब है जिसका नाम है मुंडा ट्राइब्स। ध्यान रखेंगे तो मुंडा ट्राइब्स जो है झारखंड के अंदर, उनके जो भगवान माने जाते हैं, है ना, सबसे कम उम्र की उसमें बिरसा मुंडा जी के द्वारा काफी बड़े लेवल पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक ट्राइबल मूवमेंट को कराया गया, है ना। उनके हक को लेकर के यहाँ पे लड़ाई की गई, तो जिसके बारे में यहाँ पे कहा जाता है कि भाई बिरसा मुंडा को यहाँ पे भगवान की तरह क्या किया जाता है, झारखंड में पूजा जाता है ना, मुंडा ट्राइब्स के द्वारा। तो उनके उपलक्ष्य में, उनके इस कंट्रीब्यूशन को लेकर के यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक म्यूजियम को इनोग्रेट किया गया है जिसका नाम है बिरसा मुंडा म्यूजियम इन रांची, झारखंड। तो झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहां पे इस म्यूजियम को क्या किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। इसके साथ साथ में एक और चीज देख सकते हैं आप, भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी इनोग्रेट किया गया है ना। और आप लोगों ने सुना होगा कि हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके अब नया नाम क्या कर दिया गया है, तो कमलापति, है ना। ध्यान रखना है, रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम ये रख दिया गया है। क्लियर? तो ये चीज़ें भी आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है ना। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करेगा, ये वो स्टेशन है जिसको जर्मनी के तरीके से या वहाँ के जो प्लान के अकॉर्डिंग है इसको बिल्ड किया गया। बंसल ग्रुप के द्वारा इस रेलवे स्टेशन को क्या किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो इसका भी कल इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जनजातीय गौरव दिवस जो है, ट्राइबल प्राइड डे जो है, ये 15 नवंबर को ही अनाउंस क्यों किया गया, तो मैंने आपको जानकारी दी है कि बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, तो वो कब रहती है, तो 15 नवंबर को
ये बॉन्ड हुए थे 1875 में, ध्यान रखना। इसीलिए हमने 15 नवंबर को किस रूप में, तो जनजाति गौरव दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट करने को यहाँ पे चर्चाएं की हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे चर्चा की जा रही है। कल मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी डिटेल में दी थी कि कल के दिन या परसों के दिन आपको ये देखने को मिला था कि पंजाब के अंदर जो बीजेपी लीडर्स हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि भाई कि जो 19 नवंबर है वो गुरुदेव नानक जयंती के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई कि सिख जो श्राइन है या पिलग्रिम्स हैं उनके लिए वापस से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को क्या कर दिया जाए, रीओपन कर दिया जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्या है, तो कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी थी, है ना। 12 नवंबर 2019 में इसको इनोग्रेट किया गया था और ये किसके बीच में है, तो पाकिस्तान में इसको बनाया गया है। और इस कॉरिडोर को हम क्या बोलते हैं, करतारपुर कॉरिडोर, जो कि 2 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है ना, जिसको दो दो गुरुद्वारों को ये कनेक्ट करता है, जहां से ये यात्रा शुरू होगी। तो पंजाब से इसकी शुरुआत होगी भाई। पंजाब से ये कहाँ आपको जाने को मिलेगा, तो पंजाब में एक गुरुद्वारा है जिसको हम बोलते हैं डेरा बाबा। ध्यान रखना, डेरा बाबा, ये चीज़ें मैंने आपको कल भी बताई थी। डेरा बाबा से ये जाएगा कहाँ पे, तो दरबार साहिब जो गुरुद्वारा है वहाँ पे इसको ये कनेक्ट करेगा और वहीं से ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये चीज़ को लेकर के यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। करतारपुर क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी जो अपने अंतिम 18 साल हैं, उनके आखिरी के जो 18 वर्ष जो हैं उन्होंने करतारपुर में ही बिताए हैं और वहीं पर इनका जो गुरुद्वारा है इसको बनाया गया है करतारपुर के अंदर। इनका जन्म कब हुआ था, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कल। 1469 में इनका जन्म हुआ था, है ना। और ये भी कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और वहीं पर ही इनका गुरुद्वारा है करतारपुर में, ध्यान रखना। तो इसी चीज़ को लेकर के इसको रीओपन करने की यहाँ पे बात की गई। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। चलिए आगे बात करते हैं। और मैंने आपसे कल क्वेश्चन भी पूछा था, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा था कि इसके 5वें गुरु, सिखिज्म के 5वें गुरु और 10वें गुरु कौन हैं, तो ये जानकारी मैंने आपसे कल पूछी भी थी, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन थे ट्रैवलर को लेकर के, उसको अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे क्वारंटाइन वाला जो नॉर्म्स था इसको क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया है। और लगभग कुछ 99 कंट्रीज़ के ट्रैवलर्स को यहाँ पे परमिशन दे दी गई है कि भाई कि अब आप भारत के अंदर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ कहाँ के पैसेंजर्स, तो वो सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, इसके बाद में इसराइल, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बांग्लादेश, फिनलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, रशिया, ये काफ़ी सारे नेशंस हैं जिनको यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ में क्या कहा गया है कि भाई आप इंडिया के अंदर विजिट तो कर सकते हैं, घूमने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन आपको क्वारंटाइन पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी RT-PCR जो रिपोर्ट है 72 आवर्स बिफोर वाली, जो कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसको आपको यहाँ पे दिखाना होगा। क्लियर? तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा कुछ खास इस टॉपिक के अंदर नहीं है। आगे बात करते हैं क्या कहता है हमारा अगला आर्टिकल। इन झांसी इवेंट, है ना। यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जी एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक इवेंट होने वाला है जिसको हम झांसी इवेंट के नाम से जानेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि उस दिन प्राइम मिनिस्टर जी भारत में हमारी जो डिफेंस है उसको काफ़ी सारे जो उपहार है या जो भी चीज़ें हैं वो देने वाले हैं। इंडिजीनियसली LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो देने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स को,
है ना। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है, तो इंडियन एयरफोर्स को इस तरीके के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ये प्रोवाइड करेंगे, हेलीकॉप्टर। इसके अलावा ड्रोन जो है वो ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सूट है ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी दी गई है कहाँ पर, तो एक पर्व आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, जो कि झांसी के अंदर डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है ना, जो कि अजय कुमार जी हैं अभी राइट नाउ भारत के डिफेंस सेक्रेटरी। तो इसमें ये सारी चीज़ें कही गई हैं और हम आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है उसको क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75th जो प्लेटिनम जुबली है इंडिपेंडेंस डे की, हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो डिफेंस को प्रोवाइड की जाएगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक एक्सप्रेस वे को इनोग्रेट किया जाएगा आज, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और वो क्या है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ वर्क स्टार्ट हुआ था एक्सप्रेस वे को लेकर के, वो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, जिसका नाम है 6 लेन 341 किलोमीटर का 6 लेन जो है पूर्वांचल, जिसको हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं। ये कनेक्ट करेगा स्टेट कैपिटल यानी लखनऊ को ईस्टर्न रीजन से, ये कनेक्ट करेगा, यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा देखिए अपोजिशन जो पार्टी के मेंबर है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब ये सारे जो खर्चे हैं वो कहीं आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि भाई कि प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा अभी हाल ही में एक एक्सप्रेस वे को इनोग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उस एक्सप्रेस वे का नाम क्या है, तो आप लोगों को जानकारी इसके अंदर रखनी है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम से ये जाना जाएगा। इसकी लेंथ आपसे पूछा जा सकता है और ये किससे किसको कनेक्ट करेगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। क्लियर। आप लोगों को ये बताना है भाई, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनका आपको ओरिजिनल नाम बताना है भाई, क्योंकि ये तो इन्होंने साधु वेश धारण किया था, इसके बाद इनको योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जाना जाता है। आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको योगी आदित्यनाथ का रियल नेम बताना है, इनका रियल नेम क्या है। क्लियर। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को इनका नाम बताना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है कि अर्बन फैक्टर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है पॉल्यूशन को लेकर के, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। मतलब हर बार क्या होता है कि किसानों को दोषी ठहराया जाता है कि आप जो स्टबल बर्निंग करते हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है शहरों में, है ना। तो ये जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई पंजाब और किसान जो पंजाब हरियाणा और जो यूपी के किसान हैं इनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन को लेकर के, क्योंकि ये स्टबल बर्निंग करते हैं। जबकि इस बार क्या देखा गया है कि भाई कि स्टबल बर्निंग को लेकर के काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई है, काफ़ी फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस आई है कि इनको जलाने से वाकई में पॉल्यूशन होता है। फिर मैंने आपको एक कंपनी का नाम बताया था, पूसा कंपनी के द्वारा एक ऐसे कैप्सूल को प्रिपेयर किया गया है जिसको पानी में 25 लीटर पानी के अंदर 4 कैप्सूल को डाल करके उसका स्प्रे करने से उसको ये जितना भी पराली है या जो भी स्टबल है इसको डीकम्पोज किया जा सकता है। या फिर हैंड हार्वेस्टिंग की जाती है, हाथों की कटाई के द्वारा इनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसे करके इस बार हमने पॉल्यूशन को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश इस बार की है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप कुछ भी पॉल्यूशन होता है तो उसके लिए डायरेक्टली आप किसानों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जबकि ऐसा कहा गया है कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों का यदि हम बात करें, चलिए मान लीजिए कि ये लोग स्टबल बर्निंग करते भी हैं तो उससे सिर्फ 10% का एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, बाकी का 90% जो पॉल्यूशन है वो किससे देखने को मिलता है, तो अर्बन फैक्टर कहीं ना कहीं उसके अंदर जिम्मेदार है। यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी यही चीज़ को कहा गया है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से इसके अंदर क्लियर हो गया है।
आगे बात करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है हमारे न्यूज़पेपर के अंदर, तो देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ को लेकर के बात की गई है। हो सकता है इसके बारे में आपको कल अच्छे तरीके से डिटेल्ड में ये मिले कि भाई कि यूएसए और चाइना के बीच में, यूएसए एंड चाइना के बीच में किन किन बातों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। इसमें आज इस पर कोई खास चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें फिर वही बात की गई जिसको कल हम लोगों ने कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं ताइवान इशू को लेकर के अपना कंसर्न रखेगी भाई कौन, अमेरिका। इसके बाद में हांगकांग प्रोटेस्ट को लेकर के बात की जाएगी भाई कि जिस तरीके के हालात हांगकांग के अंदर देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो इसके बारे में चर्चाएं होंगी। इसके अलावा जिनजियांग वाला जो रीजन है, कहाँ पर, तो जिनजियांग वाला चाइना के अंदर उइगर मुस्लिम्स वाला जो रीजन है वहाँ पर उसको लेकर के चर्चाएं होंगी, है ना। क्लाइमेट को लेकर के बातें होंगी, क्लाइमेट को चर्चाएं की जाएंगी, क्योंकि मोस्ट कार्बन एमिटर कंट्रीज हैं ये दोनों, चाइना और यूएसए। थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। लेकिन यहाँ पे डील या दोनों के बीच में बात होने वाली है वर्चुअली तरीके से, फेस टू फेस, है ना। इसके बारे में अब आपको जितनी भी जानकारी है वो ऑफिशियली तरीके से कल देखने को न्यूज़पेपर में मिलेंगी। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बारे में भी हम काफ़ी चर्चाएं कर चुके हैं, है ना। लास्ट टू लास्ट वाला जो पेपर था उसमें इसी चीज़ को लेकर के कि भाई कि पोलैंड और बेलारूस के बीच में आपको इस तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो ज़्यादा अब देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ईयू ने ये कहा है कि भाई कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं, ये बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कहीं ना कहीं बेलारूस जिम्मेदार है। बेलारूस के साथ साथ में और भी कौन जिम्मेदार है, इसमें रशिया को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनको बेलारूस के द्वारा या रशिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई कि अब आप एंटर कर जाइए, कहाँ पर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर कर जाइए, है ना। ये चीज़ें हैं, आप अपनी बातों को रखिए या आप यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हो जाइए, माइग्रेट हो जाइए। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये यहाँ पे लगभग आज की डेट में जो बॉर्डर है पोलैंड और बेलारूस के बीच में, वहाँ पे लगभग कुछ 4000 जो माइग्रेटरी पीपल हैं या रेफ्यूजीज जिनको हम बोल सकते हैं, और लगभग ईयू ने वहाँ पे डिप्लॉयड कर रखी है पोलैंड के अंदर आज की डेट में कुछ 15,000 जो सोल्जर्स हैं इनको डिप्लॉयड कर रखा है। यदि ये कहा गया है कि भाई कि ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि इन रेफ्यूजीज के द्वारा बॉर्डर को तोड़ करके वहाँ यानी पोलैंड की बाउंड्री के अंदर ये एंटर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए ईयू के द्वारा ये जो काम है इसको किया गया है कि भाई कि ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को पोलैंड के अंदर डिप्लॉयड कर रखा है। और इसमें ईयू का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इन सारे जो फसाद की जड़ है या कहीं इन मामलों की जो भी जो चेहरा है वो आपको कहीं ना कहीं बेलारूस और रशिया देखने को मिलेगा, जिस तरीके के ये माइग्रेट कर रहे हैं वहां के लोगों को। आप दिमाग में आएगा कि साहब ये रेफ्यूजीज कहाँ से आए हैं, तो ये भी आपको मैं बता दूं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आए थे। कहाँ पर, रशिया और बेलारूस के अंदर। अब इनको क्या किया जा रहा है, वहां से माइग्रेट करने को लेकर के बात की जा रही है ना। तो ये वही आंकड़ा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ईयू के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं, तो 27 कंट्रीज आती हैं। और कौन सी कंट्री इससे एग्जिट हुई है ये आप सभी को पता ही है। ब्रिटेन वॉज एग्जिट 1 जनवरी 2020 के अंदर ये इससे क्या हुई है, एग्जिट हुई है। और आज की डेट में 27 कंट्रीज आती हैं। ईयू के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है भाई, बताना है ईयू क्या है, ईयू कब स्टैब्लिश हुआ है ना, इसका हेडक्वार्टर कौन कहाँ पर है, और राइट नाउ इसके सेक्रेटरी जनरल या चेयरपर्सन कौन है। ये चीजें आप लोगों को बताना है। सेक्रेटरी जनरल बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट कौन है, ये जानकारी आप लोगों को इसके अंदर देनी है। इसके अलावा अगले आर्टिकल की तरफ चलें तो क्या कहा जा रहा है, देखिए अभी हाल ही में ईरान के द्वारा इनवाइट किया गया है यूएन न्यूक्लियर बॉडी के चीफ को। अब यहाँ पे यूएन जो न्यूक्लियर बॉडी है उसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं, और उनको इनवाइट किया गया है तेहरान के अंदर, है ना। और उनके बीच में टॉक होगी किस चीज को लेकर के, ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसको लेकर के यहाँ पे बात
की जाएगी, है ना, जो कि 2015 के अंदर साइन की गई थी। ईरान डील के नाम से जाना जाता है, या ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, या इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको जेसी पोआ के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है जेसी पोआ है क्या, क्लियर, ये आपको जानकारी देनी है। तो ईरान न्यूक्लियर डील जो 2015 में साइन हुई थी, जिससे विड्रॉ हुआ था 2018 में कौन, यूएस से, तो उसी चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। इनवाइट किया गया है यूएन की न्यूक्लियर बॉडी के चीफ, यानी यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, तो जो सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम या सारी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के यहाँ पे काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं IAEA। इस पर इस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी दुनिया पे नजर रहती है कि कौन सही तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चला रहा है। ये सारा ऑब्जर्वेशन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना। ये एक यूएन की न्यूक्लियर बॉडी है जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो किसके चीफ को बुलाया गया है भाई, तो IAEA या जो यूएन की न्यूक्लियर बॉडी है उसके चीफ को बुलाया है। और उनका नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, राफेल ग्रोसी को इनवाइट किया गया है भाई। तेहरान में इस चीज को लेकर के टॉक होगी, है ना, खास करके सैंक्शंस को लेकर के यहाँ पे बात रखी जाएगी। तो किसको बुलाया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं भाई, राफेल ग्रोसी राइट नाउ अभी क्या है, अभी हेड है किसके, IAEA के। IAEA एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको बनाया गया है ना। और 1957 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। राइट नाउ इसकी मेंबर कंट्री की बात करें तो 171, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 171 कंट्रीज आज की डेट में इसकी मेंबर कंट्री है। तो ये ध्यान रखना है आपको इसके अंदर, क्लियर। ईरान के बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है। अभी हाल ही में यहाँ के नए प्रेसिडेंट कौन चुन करके आए हैं, ये जानकारी आपको इसके अंदर रखनी है भाई। प्रेसिडेंट का नाम बताना है और यहाँ की कैपिटल क्या है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तेहरान इज द राइट नाउ कैपिटल ऑफ द ईरान। आपको रियाल सॉरी ईरान की करेंसी बतानी है, चलिए वो मेरे मुंह से निकल ही गया है, रियाल करेंसी है किसकी, ईरान की। तो आपको वहां के प्रेसिडेंट का नाम बताना है भाई इसके अंदर। चलिए अब आते हैं हम बिजनेस सेक्शन की तरफ। बिजनेस सेक्शन क्या कहता है द हिंदू में, तो बिजनेस सेक्शन में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई, कहीं ना कहीं दिन पे दिन बढ़ रहा है क्या, तो WPI यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स। देखिए आप इन्फ्लेशन को कई तरीके से मेजर करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये मैटर पहले भी कवर अप किया गया है। तो इन्फ्लेशन को कैसे आप मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आपको 2-3 प्लेटफॉर्म देखने की ज़रूरत है, जिसमें से एक होता है WPI यानी होल सेल प्राइस जो इंडेक्स है, थोक मूल्य सूचकांक जिसे कहा जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें दिन पे दिन क्या आपको देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिछले 6-7 महीने में इसमें काफी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन इन द होल सेल प्राइस इंडेक्स हिट अ 5-month हाई, और ये पिछले 5 महीने में सबसे अपने हाई रेट पर पहुंच गया है, 12.5% पर ये जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इसकी जानकारी आपको यहाँ पे बताई गई है, जो कि सितंबर मंथ, अक्टूबर और सितंबर मंथ में कितना था ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे WPI क्या है, तो होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं किस बेसिस पर, तो होल यानी होल जो प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे मेजर करते हैं। एक होता है क्या, CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, की किसी गुड्स के रॉ मटेरियल से उसके कंज्यूम होने तक में जितना भी कॉस्ट आती है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक होता है IPI भी बोलते हैं या IIP भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यहाँ पे इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में
कितने में बना और वो बाहर कितने में आया, यानी सारा उसका इनपुट से लेकर के उसके आउटपुट तक का हम सारा मेजर करते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको रखनी है। इसके अलावा और एक और चीज़ मैं बता दूं, इन तीनों का यदि हम बेस ईयर की बात करें कि राइट नाउ अभी इनका बेस ईयर कितना चल रहा है, तो ये भी मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ। 2011-12 आज की डेट में इन सारे असेसमेंट रिपोर्ट का क्या है, बेस ईयर आज की डेट में माना जाता है ना। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्या कहा जा रहा है। तो देखिए भाई, यहाँ पे कहा गया है इंडियन कॉफ़ी बोर्ड के तहत कि भारत में इस बार हेवी रेनफॉल होने की वजह से कॉफ़ी का जो एस्टिमेट प्रोजेक्शन था कि हम इतना प्रोडक्शन करने वाले थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं हमें नीचे या कट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बात की गई है, इंडिया कॉफ़ी आउटपुट हिट बाय द रेंस, हैवी रेंस यहाँ पे कहा गया है। और इंडिया में आपको दो तरीके की वैरायटी कॉफ़ी के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें से पहली वैरायटी जिसका नाम है अरेबिका कॉफ़ी, जिसका जो प्रोडक्शन है वो हमें ड्रॉप होता दिख रहा है यहाँ पे कितना, 30%। और दूसरा जो टाइप है जिसका नाम है रोबुस्टा, सॉरी, बाय 20% यहाँ पे आपको हिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। नवंबर टू जनवरी इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है ना, कॉफ़ी को निकाला जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है और लगभग ये बताया गया है कि इसका जो एक्सपेक्टेड जो हिट जो परसेंटेज है वो कितना आपको देखने को मिलेगा, तो 99 मीट्रिक जो 99,000 मीट्रिक जो टन है, ये कहीं ना कहीं हमें ड्रॉप होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है स्टेट कर्नाटका की, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो फेमस है क्या कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटका के अंदर होता है। लगभग कुछ पूरे भारत का 30% से भी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो आपको कर्नाटका के अंदर दिखेगा। और यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरे दुनिया में 6th नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के प्रोडक्शन के मामले में। 6th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है ब्राज़ील। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता सकता हूँ, बता रहा हूँ जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी की यदि हम बात करें तो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है कीवेट कॉफ़ी, ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे बनती है, तो ये कर्नाटका के अंदर ये प्रोड्यूस की जाती है, जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये सारी जानकारी है कॉफ़ी के बारे में। आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले पेज की तरफ, जिसको एडिटोरियल पेज कहा जाता है। एडिटोरियल पेज में क्या है इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे फिर से पेगासस को लेकर के बात की गई है। तो इसके बारे में आप लोग एक ये जो पूरा आर्टिकल है इसको कवर कर लेना, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऑथर के द्वारा क्या लिखा गया है कि भाई कि अब स्ट्रिक्टली तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्शन को लिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी को क्रिएट किया है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि भारत में इस तरीके की स्पाइनिंग कराई गई है, स्नूपिंग कराई गई है या नहीं कराई गई है। इसकी पूरी खुले तरीके से क्या करेगी, जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसमें क्या बताया गया है कि भाई कौन होंगे लीडर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, है ना, रविंद्रन जी, इनकी लीडरशिप में इस कमेटी को बनाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि भाई कि जो पेगासस स्पाईवेयर था उसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने किसकी लीडरशिप में इस कमेटी को बनाया है, तो उनका नाम है रविंद्रन कमेटी, है ना। NV रविंद्रन कहा जाता है, पूरा नाम है NV रविंद्रन। ठीक, और लगभग कुछ 6 मेंबर्स की ये कमेटी है, जिसमें टेक्निकल जो पर्सन्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, है ना। और 2 जो हैं ऑफिशियली तरीके से जो असिस्ट करेंगे किसको, रविंद्रन जी को असिस्ट करेंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखना है।
मतलब लगभग 6 लोगों की ये टीम है जिसको सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई कि क्या आपने भारत के अंदर लोगों की रैकी करवाई है या स्नूपिंग कराई है। तो इस चीज़ को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी हलफनामा नहीं दिया गया या किसी भी तरीके का रिप्लाई हमें देखने को नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फिर इस केस को लेकर के हियरिंग की और उसमें अपना डिसीजन लिया कि भाई कि हम ऐसी कमेटी को क्या कर रहे हैं, एक्स जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट की उनकी उनकी लीडरशिप में इस कमेटी को हम बना रहे हैं और ये अब इन्वेस्टिगेट करेगी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इस कमेटी को लेकर के बात कही तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कि इस तरीके की कमेटी हम बना लेते हैं और वो इन्वेस्टिगेट कर लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कि अब आप लोगों से जब पूछा गया तब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, तो अब ये कमेटी अब इस चीज़ को लेकर के काम करेगी, है ना। अब पेगासस क्या है? पेगासस एक तरीके का मालवेयर फंक्शन है या हम इसको स्पाईवेयर कहते हैं, जिसको बनाया गया था 2010 में। ये तो काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। NSO ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के द्वारा इजराइल के द्वारा इस तरीके के सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। किस चीज़ को लेकर के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया जाता है, ये उस देश की गवर्नमेंट को दिया जाता है जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है, या टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर के कोई स्पाई वेयरिंग करानी है या स्नूपिंग करानी है, इस चीज को लेकर के यहाँ पे ये मुद्दा रखा गया है ना। और गवर्नमेंट के अलावा किसी भी पर्सन को इसका राइट नहीं है कि वो इस तरीके का क्या करा सके, स्नूपिंग करा सके, है ना। तो यहाँ पे ये बात की गई है। तो इसको लेकर के फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ले लिया गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया और ये इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये जानकारी आप लोगों को इसके अंदर रखनी है। अब देखिए यहाँ पे फिर से कल वाले मैटर को एडिटोरियल पेज में कवर अप किया गया है कि सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। भाई पहले 2 साल का इनका टेन्योर होता था, लेकिन अब इनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है और अब ये रिटायर होंगे कितने साल में, तो ये 5 साल के अंदर रिटायर होंगे, है ना। सीबीआई के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी कल डिटेल में दे दी थी। ईडी के बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी डिटेल में दे दी थी। तो चलिए आज आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ईडी और सीबीआई के बारे में बता रहे हैं कि क्या है सीबीआई और ईडी। क्लियर? इसके अलावा और कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पे देखिए T20 वर्ल्ड कप के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से विन हुआ है ना, और कब इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। और सारे पूरे क्रिकेट की जो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है भाई, है ना। माइला जयवर्धने और शाकिबुल हसन के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर। तो ये है हमारा एडिटोरियल पेज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया है। इसके अलावा एडिटोरियल पेज में आज कुछ खास नहीं था, इसलिए इसको कवर अप नहीं किया गया था। जो भी चीज़ें थी, जो भी जानकारी थी, मैंने आपको इसके अंदर फिर भी बता दी है भाई, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ गया है ना। जो भी आप लोगों की क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी हमारी क्लास के अंदर। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।